बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम चैनल फ़हीम प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस। आज का जो लेक्चर है इसमें हम सीखेंगे कि एडवांस टैक्स जो क्वार्टरली हमने पे करना है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसकी कंप्यूटेशन कैसे बनानी है और उसके बाद जो टैक्स है उसको एज़ पर रूल हमने कौन कौन सा जो टैक्स है वो एडजस्ट करना है। तो उससे पहले आज 26 सितंबर है, 25 सितंबर डेडलाइन होती है इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स जो हमने क्वार्टरली जमा करवाना है। यानी कि साल में 4 बार हम जमा करवाते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर का जो फर्स्ट क्वार्टर है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो सेकंड क्वार्टर है, फिर जनवरी फरवरी मार्च और इसके बाद अप्रैल मई और जून। 25 जो डेडलाइन है वो कंपनी के लिए है और अदर दैन कंपनी यानी कि इंडिविजुअल के लिए जो डेडलाइन थी वो 15 सितंबर था। लेकिन चूँकि अभी रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर गवर्नमेंट ने अनाउंस की है और इस वजह से इसके ऊपर लोगों को नोटिस तो रिसीव हो रहे हैं, कुछ लोगों को मैसेज भी रिसीव हो रहे हैं कि एडवांस टैक्स अपना जमा करवाएं और उस वजह से काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए, काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट्स भी किए कि जी हमें इश्यूज़ आ रहे हैं कि एडवांस टैक्स की कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें बड़े सिंपल सी लॉजिक के साथ हम जो कैलकुलेशन करेंगे और वो नियर टू एक्चुअल कैलकुलेशन होगी। यानी कि जो हमारा एज़ पर रूल ये है कि 90% ऑफ टोटल लाइबिलिटी हमने क्वार्टरली पे करनी है और 10% हम जमा करवा सकते हैं विद एनुअल रिटर्न। अगर इससे कम यानी कि 90% से अगर हम कम करवाएंगे तो हमारे ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी अप्लाई हो सकता है। मतलब अगर हमारी इस पूरे साल की लाइबिलिटी 1 लाख है तो 4 क्वार्टर में एटलीस्ट हमने 90 जमा करवाया होना चाहिए। तो इस वजह से जो अभी क्वार्टरली एस्टीमेट बनाना है वो बहुत ज़रूरी है ताकि वो एस्टीमेट जिस एस्टीमेट के मुताबिक भी हम जमा करवाएं वो नियर टू एक्चुअल हो और हम उस पेनल्टी से बच सकें। तो ये फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर है, यानी कि अभी सितंबर चूँकि कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन डेडलाइन है 25 या 15 सितंबर, तो उसके मुताबिक हमने कैलकुलेशन करनी है। तो ये जुलाई का डाटा है, आपने ट्रायल बैलेंस सिस्टम से डाउनलोड किया। तो फॉर एग्जांपल ये सारे आपके पास लोकल हेड आ रहे हैं, जुलाई का ये सारा डाटा है, ट्रायल बैलेंस है, यानी कि सिस्टम से आपने ट्रायल बैलेंस डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म में उसको बना लेना है जुलाई अगस्त सितंबर। यानी कि सितंबर में आपने इसको फोरकास्ट करना है क्योंकि आपके पास एक्चुअल डाटा 15 दिन का या 25 दिन का होगा और 25 चूँकि डेडलाइन है तो बाकी जो 30 सितंबर तक जो डाटा है वो फोरकास्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, यान की सेल है लोकल 59.6 मिलियन, तो ये मैंने फोरकास्ट किया है कि सितंबर में ये सेल हो सकती है। इसी तरीके से सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने जो सारे हेड हैं वो जुलाई और अगस्त के तो एक्चुअल ले लिए और सितंबर के हमने फोरकास्ट किए। उसके बाद जो ये हेड है इन चूँकि ये डिफरेंट हेड हैं और जैसे ये फ्यूल आ रहा है तो हेड तो ये की है, फ्यूल ही है, तो कंप्यूटेशन के लिए हम इसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग बना लेंगे। तो ये हमने ग्रुपिंग बना ली, जैसे सैलरी है तो यहाँ तक जो सारा पार्ट है ये सैलरी का है तो हमने सैलरी लिख ली। तो ये टैग हमने यानी कि यूनिक टैग इसको हम बोलते हैं कि हमने इसको यूनिक टैग दे दिया कि हमने इसको आगे रिपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, अब ये करने के बाद आप मेन प्रॉफिट लॉस आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब आपने वहाँ पे जो डाटा है उसके बाद सिंपल से एक फार्मूला लगाना है, सम इफ का फार्मूला लगाने के बाद ये सारा डाटा आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंटेबल फॉर्म में है कि आप इजीली देख सकेंगे कि कितना प्रॉफिट है, कितने एक्सपेंसेस हैं, क्या सेल है और नेट प्रॉफिट ये जीपी क्या है। तो यहाँ पे आप देखें सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल है, सेल टैक्स है। तो मैंने क्या फार्मूला क्या लगाया, मैं दोबारा लगा देता हूँ। यहाँ पे आपने सम इफ सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये सारी रेंज जो यूनिक टैग है उसको सिलेक्ट करना है और दोबारा प्रॉफिट लॉस के टैब में आके जिसको आपने जमा करना है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो टोटल अमाउंट है जुलाई की यानी कि सारी सिलेक्ट कर ले। तो इस तरीके से सारा डाटा मैंने बना लिया। तो मेरे पास जुलाई के महीने का जो प्रॉफिट है वो 7,635 है, फिर अगस्त में मेरे पास लॉस हो गया और उसके बाद सितंबर में मेरे पास लॉस हो गया। अब ये तो प्रॉफिट लॉस थे मैनेजमेंट अकाउंट्स के जो आप नॉर्मली मंथ एंड पे क्लोज करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंट्स के जो प्रॉफिट लॉस हैं ये वो वाले सारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने बनाए हैं। उसके बाद क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंट्स ये कि चूँकि सारी वर्किंग जो है मैनेजमेंट अकाउंट्स के मुताबिक बनती है और नॉर्मल बनाते हैं। अब हमने करनी है इसकी कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन के लिए हम क्या करें, तो ये हमारे सामने एक कंप्यूटेशन की एक फ़ाइल है तो जिसमें स्टैंडर्ड कंप्यूटेशन की जाती है। ऑलरेडी इसके ऊपर बेशुमार मैं लेक्चर बना चुका हूँ, हाउ टू फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न। उसके अंदर भी हमने यही पॉइंट डिस्कस, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा, अगर किसी ने देखना है डिटेल में तो आप उसको देख सकते हैं। अब क्या है कि हमने जो सेल फाइनल की है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास
जो थर्ड क्वार्टर यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर की जो सेल है वो 222 मिलियन है, तो हमने कॉपी करके यहाँ पे उसको पेश किया। कंजम्पशन हमारे पास क्या थी 186 मिलियन यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल, ये हमने यहाँ पेश किया। 35.2 मिलियन हमारे पास जीपी आ गया। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 40 मिलियन के, तो ये हमने यहाँ से कॉपी किए, यानी कि सारा ये जो एक्सपेंसेस थे ये हमने सारे जमा करके क्लब करके यहाँ कॉपी किए। फिर मार्केटिंग एक्सपेंस हमने सेपरेट लिख दिया, मार्केटिंग एक्सपेंस ये आ रहे हैं हमारे पास, ये हमने सेपरेट लिख दिए। उसके बाद हमने ये टोटल हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग लॉस 9.8 मिलियन। फिर फाइनेंस जो कॉस्ट थी वो हमने नीचे यहाँ से डाटा उठाया और हमने उसको यहाँ पे पेश कर दिया। ये 2,18,000 रुपये आ रहा है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आता है कि जो आफ्टर फाइनेंस कॉस्ट जो लॉस है वो 10 मिलियन है। और उसके बाद आता है अदर इनकम 1,000 हमने यहाँ से उठाई, हमने वहाँ पे लिख दी। और प्रॉफिट जो लॉस है वो आ गया हमारे पास, नेट लॉस आ गया ऑलमोस्ट 10 मिलियन। अब ये करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टैक्स में अलाउ की जाती हैं, जो कुछ ऐसी हैं जो अलाउ नहीं होती, यानी कि इनएडमिसिबल और एडमिसिबल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अब अप्लाई होगा। तो हमने नेट लॉस लिया, उसके बाद हमने काउंटिंग डेप्रिसिएशन, जो काउंटिंग के मुताबिक रेट डिफरेंट है, टैक्स के मुताबिक रेट डिफरेंट है, तो काउंटिंग डेप्रिसिएशन चूँकि यहाँ से माइनस हो रही है हमने ऐड बैक कर लिया। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी जो है वो भी यहाँ पे माइनस हो रही है, तो यानी कि सैलरी की फिगर में अवेलेबल थी वो भी हमने, क्योंकि प्रोविजन है वो भी हमने ऐड बैक कर ली। उसके बाद आता है ये बैड डेट्स भी यहाँ से माइनस हो रहे थे 2,53,000 रुपये के, तो यानी कि बैड डेट्स की जो प्रोविजन थी ये वाली वो भी, क्योंकि प्रोविजन है तो ये भी टैक्स में अलाउ नहीं की जाती, तो ये भी हमने माइनस कर दिया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जी जो वो एक्सपेंस जो प्रोविजन की फॉर्म में है और टैक्स अलाउ नहीं करता, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होता है और कम प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट को कम टैक्स जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि जी आप इसको ऐड बैक करें, इस प्रोविजन को हम नहीं मानते। तो इसलिए जो ये एक्सपेंस था, इस एक्सपेंस में हमने इसको 1.5 मिलियन से ये एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप ज्यूम करें कि 10 मिलियन का प्रॉफिट होता और उसमें से 1.5 माइनस होता, तो इसका मतलब प्रॉफिट जो था वो 11.5 का हो जाना था। तो इसका मतलब ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा टैक्स है। तो अब चूँकि एक्सपेंस लॉस है तो लॉस कम हो गया 1.5 मिलियन से। अब उसके बाद टैक्स डेप्रिसिएशन, जो काउंटिंग डेप्रिसिएशन 3,29,000 थी, और टैक्स डेप्रिसिएशन की ऑलरेडी वर्किंग हम कर चुके हैं डिटेल में इस लेक्चर में, मैं इसका अब दोबारा उस चीज़ पे मैं नहीं जा रहा। तो उसके मुताबिक जो टैक्स रेट अप्लाई करने के बाद जो रेट बनता है, जो टैक्स डेप्रिसिएशन बनती है वो बनती है 2,63,000 फॉर एग्जांपल। तो हमने क्या किया, वो लेस कर दी। तो नेट लॉस हमारे पास कितना आ गया? पहले लॉस कितना था 10 मिलियन, अब एडजस्टेड लॉस यानी कि टैक्सीबल लॉस कितना आ गया 8.8 मिलियन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम वो क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, वो कौन सा है कि 29% ऑन टैक्सीबल इनकम, 17% और अल्टरनेटिव जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो वाला, और मिनिमम टैक्स। तो टैक्सीबल इनकम इस केस में क्या है, ये वाली जो हमने एडजस्ट किया, तो इसके ऊपर क्या रेट अप्लाई करेंगे 29, जो कि जो लॉस है चूँकि, तो इसलिए जो फिगर वो 2.5 मिलियन है। अल्टरनेटिव जो टैक्स है वो क्या है कि जो काउंटिंग प्रॉफिट है उसके ऊपर 17% लेना है, यानी कि जो हमारे अकाउंट्स हैं उसके ऊपर हमने 17% लिया, वो बन गया 1.7 मिलियन। उसके बाद आता है मिनिमम टैक्स कितना है 1.25, जो है रेवेन्यू के ऊपर, यानी कि 222 मिलियन इस रेवेन्यू के ऊपर है मिनिमम, वो कितना है 2.7 मिलियन। तो अब इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है 2.7 मिलियन। अब नया जो स्टैंडर्ड रूल्स आया है उसमें FMCG और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर रेट 0.25% है, तो अगर हम वो करते हैं तो फिर ये अमाउंट बनती है 5,55,000। तो इसके ये मतलब जो भी जिस इंडस्ट्री का जो भी रेट है वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना, यानी कि मिनिमम टैक्स की जगह पे आपने वो मिनिमम रेट, जैसे फर्टिलाइजर है, FMCG है, नॉर्मल गुड्स हैं, हर किसी का रेट जो थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल जिसमें 0.75% भी है। तो इसके मुताबिक आपने जो हाई टैक्स था, यानी कि इन तीनों में से जो हायर है वो कौन सा है अभी, मिनिमम टैक्स। तो हमने यहाँ पे हायर का फार्मूला लगाया मैक्सिमम का, तो उसने 2.57 मिलियन ये हमारी लाइबिलिटी बनती है। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने इसमें से जो टैक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर जमा करवा दिया है उसको माइनस करना है। तो ये हमने बैंक के प्रॉफिट के ऊपर है, कुछ हमने 236G का हमने कोई परचेज़ की होंगी तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स है, तो वो टोटल बनता है 5,10,000। तो 2.7 से 5,10 अगर आप माइनस करें तो 2.2 मिलियन आपकी लाइबिलिटी है। इस लाइबिलिटी को हमने इस क्वार्टर में जमा करवाना है। तो इसके मुताबिक अगर आप करें तो आपने क्या करना है, ये सेम कंप्यूटेशन को कॉपी करना है, IRS के अंदर जाके जो नोटिस आया है वहाँ पे उसको पेश कर दें एविडेंस के लिए,
और उसके साथ एक चालान बना के इस टैक्स को जमा करवा दें। तो ये जो कंपटीशन है इस केस में अगर आप ये तो है कंपनी के केस में, क्योंकि कंपनी के केस में 29 और 17 जो टैक्स यूज़ होता है, मिनिमम टैक्स इन तीनों का हायर होता है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं या AOP हैं तो उस केस में स्लैब के मुताबिक आप रेट अप्लाई करेंगे और फिर आप मिनिमम रेट, यानी कि यहाँ पे सिर्फ स्लैब रेट आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 8.5 मिलियन लेट्स से लॉस है तो किस स्लैब में आ रहा है तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये सिर्फ डिफरेंस ये है क्योंकि इंडिविजुअल और AOP में स्लैब रेट है और कंपनी के लिए एक फ़िक्स रेट है 29, 17 और मिनिमम टैक्स का जो हायर है वो हमने पे करना है। इसके मुताबिक अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपकी लाइबिलिटी है वो नियर टू एक्चुअल होगी, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होगी जो सितंबर वाली। अब होगा क्या कि अगले माह में फॉर एग्जांपल हमने जूम किया, मैं दोबारा उस पेज पे आता हूँ, तो हमने जूम किया कि जी सितंबर की सेल हमने जूम की 59.6 मिलियन, लेकिन सितंबर जब निकल गया तो अगले क्वार्टर यानी कि अगले क्वार्टर 25 दिसंबर पे आप पहुँचे तो आपके पास चूँकि सितंबर का डाटा एक्चुअल आ चुका होगा तो आपको पता चला ये सेल जो है वो 59 मिलियन नहीं थी, ये तो 65 मिलियन थी। तो यहाँ पे 65 कर दें। तो ये करने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद चूँकि सेल बढ़ जाएगी तो सेल बढ़ने के बाद जो टैक्स है वो भी बढ़ जाएगा। तो वो सारा यानी कि एक्चुअल आपने अगले क्वार्टर पे जाके पिछले क्वार्टर को रीअसेस करना है। तो वो आप देखेंगे कि जी पहले अभी हम जब पे कर रहे हैं तो 2.7 मिलियन है, तो जब आपने एक्चुअल में पे किया तो वो लेट से बन गया 3 मिलियन, यानी कि अगले क्वार्टर पे जाके। तो ये अगले क्वार्टर में यानी कि दिसंबर में आप क्या करेंगे, 23 लाख 2,23,000 जो है पिछले क्वार्टर का वो भी जमा कराएंगे। लेट से अगले क्वार्टर की जो लाइबिलिटी है वो बनती है 4 मिलियन, यानी कि ऐसे कंपटीशन करने के बाद तो फिर हम एक्चुअल में क्या करेंगे, क्या पे करेंगे 4 मिलियन उस क्वार्टर का और 2,23,000 पिछले क्वार्टर का। तो ये 42 लाख आप पे कर देंगे, यानी कि हर क्वार्टर के एंड पे अगले क्वार्टर पे जाके आपने पिछले क्वार्टर को रीसेस करना है। रीसेस क्यों करना है, क्योंकि सितंबर का डाटा हमारे पास एक्चुअल नहीं है। ड्यू टू डेडलाइन 25 दिसंबर हमने इसको फोरकास्ट किया है। तो जो रिमेनिंग डिफरेंस होगा हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है कम भी हो सकता है। 2,23,000 से अभी बड़ा है, ये कम भी हो सकता है। तो ये चांसेस दोनों सूरतों में है। तो अगले क्वार्टर पे जाके पिछले क्वार्टर को रीसेस करना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। कोई अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।